हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अच्छी हेल्थ है। एंड अभी इधर नॉर्थ साइड में तो ठंड चल रही थी, चलते चलते आजकल बहुत धूप होने लगी है। ठीक है, बट ये मत समझना कि मौसम हमारा गर्म आ गया है, गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो प्लीज़ केयरलेस मत हो जाना। तबीयत का ध्यान रखना, एग्ज़ाम सीज़न है, थोड़ा सा भी केयरलेस हो गए तो बीमार पड़ना शुरू कर दोगे एंड एग्ज़ाम्स आपके ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो केयरलेस नहीं होना है, हेल्थ का ध्यान रखो, थोड़ा सा कवर करके रखो। सुबह एंड शाम की तो अभी ठंड है एंड उसी के साथ पढ़ाई पे ध्यान देते रहो। ठीक है, तो डू ट्राई कि आप डेली की 3 से 4 पजल्स करते हैं। अगर चाहें आप अभी आप बिगनर लेवल पर हो तो भी आपको ट्राई करनी है। जो पजल्स का लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल, वो आसान रख लो, बट नंबर ऑफ पजल्स प्लीज़ 3-4 तो ट्राई कीजिए। ठीक है, इसीलिए हम 5 पजल्स ऑलरेडी करवा चुके हैं, उनको ट्राई कर लीजिए एंड आज हम छठी पजल पर वर्क करते हैं। लेट्स सी आज की पजल किससे रिलेटेड है एंड क्या इसका सोल्यूशन होगा, फटाफट से देखते हैं। ओके जी, 6 बंदों की पजल है। सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर, वी नो दैट। अगर सेम ऑर्डर में होते तो मैप ही क्या करना होता। 3 ऑफ देम फेस इनसाइड वाइल द रेस्ट 3 फेसेस आउटसाइड द सेंटर। ओके, तो हमने जो एक बार पजल की थी सर्कल वाली, उसमें सबका फेस सेंटर की तरफ था। अब यहाँ पर हम जो पजल करने जा रहे हैं उसमें 3 बंदों का फेस सेंटर है एंड द रेस्ट 3 का फेस अवे फ्रॉम द सेंटर है। एंड इसी के साथ साथ हमें इन बंदों को बिठाने के साथ साथ उनकी एज भी मैप करनी है। ओके, तो 2 चीज़ें, 2 पैरामीटर अलॉन्ग विथ सेंटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, उनकी डायरेक्शन भी निकालनी है। तो इट्स अ गुड पजल। ठीक है, एज पर यू कितना टाइम लगना चाहिए इस पजल को सॉल्व करने के लिए, अगर आपने अभी तक स्किम कर चुके हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसी के साथ साथ आपको किस टाइप की और पजल्स करनी है वो भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए हम पजल पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। सर्कल है, 6 बंदे हैं, तो पहले फटाफट से सर्कल बना लेते हैं। ओके जी, साइड में। एंड एज यूजुअल मैंने आपको लास्ट पजल में भी बताया था जब सर्कल की कर रहे थे कि बंदों को इक्वल स्पेस पे बनाना, इक्वल स्पेस एज एन इक्वल स्पेस भी एंड डायगनली बनाना। 6 बंदे हैं तो मैंने 6 से बना लिए, 8 बंदे दिए होते तो मैं 2 और इधर साइड पे क्रॉस कर दी थी डायगनल। ठीक है, अब वी एंड आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर। ओके, ये दोनों बंदे एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में कैसे बैठ सकते हैं? 2 बंदे एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट या राइट, अगर मैं और मेरे साथ में एक बंदा बैठा है, जैसा मेरा फेस है वैसा ही उसका फेस है। आई मीन अगर मेरा फेस टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है, उसका फेस भी टुवर्ड्स द सेंटर है, तो मैं उसके लेफ्ट में और वो मेरे राइट में है। हम दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में कैसे हो सकते हैं? अगर मैं अपनी डाइनिंग टेबल में सेंटर की तरफ फेस करके बैठी हूँ और उसका फेस मैं अवे फ्रॉम द सेंटर कर दूँ तो हम दोनों एक दूसरे के राइट में हो जाएंगे, राइट। और सिमिलरली अगर कोई बंदा मेरे इधर साइड पर बैठा है और उसका फेस अवे फ्रॉम द सेंटर कर दूँ तो हम दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में हो जाएंगे। ये चीज़ समझ आए? तो अगर दोनों को एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में करना है आपको तो उनका फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर दो। बात समझ आई? अगर वी और आर दोनों ही एक दूसरे के लेफ्ट में हैं तो वी और आर का फेस ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, विच मीन्स अगर वी सेंटर की तरफ है तो आर अवे फ्रॉम द सेंटर और वाइस वर्सा, वी अवे फ्रॉम द सेंटर है तो आर टुवर्ड्स द सेंटर। ये चीज़ तभी पॉसिबल है, वरना अगर दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में होगा तो वो एक दूसरे के लेफ्ट या राइट नहीं बैठ सकते, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। ठीक है, ये हमेशा केस बनेगा। तो इसमें हमारे 2 केसेस बनने स्टार्ट हो गए, तो 2 केसेस बन गए हैं तो फिर हम 2 सर्कल बना लेते हैं। हाँ, किसी किसी केस में 2 सा प्रॉपर बनाना ज़्यादा बेटर है सर्कल, और किसी किसी केस में जल्दी एलिमिनेट हो जाता है। सर्कल मेरा थोड़ा अंडाकार बना है तो उसमें मत जाना। ठीक है, अच्छा ओके, इस केस में मैंने वी को मान लिया टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, एंड इस केस में मैं वी को अवे फ्रॉम द सेंटर मान लेती हूँ। अब लेफ्ट करने के लिए आर की पोजीशन उसी हिसाब से आ जाएगी। अब यहाँ पर लेफ्ट, वी का लेफ्ट इन केस 1, दिस इज आर केस 1, दिस इज आर केस 2। केस 1 में वी का लेफ्ट पड़ेगा इधर साइड पे, तो आर इधर आ गया अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, फेस ऑपोजिट होगा तभी तो लेफ्ट पड़ेंगे। एंड इन केस 2 वी का फेस आउटसाइड है तो उसका लेफ्ट इधर की साइड पड़ेगा। ये ज्यूम कर पा रहे हो ना आप? अगर नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ अपनी नोटबुक को घुमा लेना। ठीक है, अगर एजम्पशन में दिक्कत हो रही है तो इस तरीके से नोटबुक घुमाना कि एरो आपकी डायरेक्शन में पड़ जाए, आपसे मतलब आप उस एरो के सामने पड़ जाए ऐसे, तो जहाँ आपका राइट वहाँ उस एरो का राइट, जहाँ लेफ्ट वहाँ उस एरो का लेफ्ट। ठीक है, तो ये आर हो जाएगा फेसिंग टू द सेंटर। ये 2 केसेस हो गए, क्लियर है? आगे कहता है आर्स एज इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है जी,
आर के एच परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस जितने भी नंबर्स हैं 16 एंड 25। ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं आर की एज, ऊपर लिख दो आर की एज है ईदर 16 और 25, दो ही केसेस अवेलेबल हैं आर के। ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ आर एंड एस इज 2 years। ओके, डिफरेंस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, इसने ये नहीं पता कि आर बड़ा है कि एस बड़ा है, बट 2 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आर की एज 16 है, क्योंकि पिछले केस में आर की परफेक्ट स्क्वायर से हमने एज निकाली थी, अगर आर की एज 16 है तो 2 साल का डिफरेंस या तो 14 होता है या 18 होता है, बट 14 तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है नंबर, तो 18 हो जाएगी एस की एज अगर आर की 16 हुई तो। बट अगर आर की एज अगर 25 हुई तो एस की एज या तो 23 या 27। ठीक है, अगेन 23 अवेलेबल नहीं है तो 27। तो येस, थैंक गॉड हमारे इन केस से फर्दर केस नहीं बने, सिंपल है, 2 ही केस बन रहे हैं। ठीक है, वरना अगर 14 एंड 23 भी दिया होता तो फिर और फर्दर केस बन जाते। ठीक है, तो अगर आर की एज 16 है तो एस की एज 18, आर की एज 25 है तो एस की एज 27। ठीक है, आगे कहता है एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर। ईजी है, अगर आर मेरा बैठा हुआ है तो उसका थर्ड राइट भी निकालना आसान है। थर्ड राइट यानी बीच में 2 बंदे छोड़ करके राइट साइड पे। केस 1 में आर का फेस आउटसाइड है तो उसका राइट पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो 2 छोड़ करके एस हो जाएगा इधर की साइड से 2 छोड़े ऐसे इधर बैठ गया। ठीक है, इधर की साइड से छोड़ा, इधर की साइड से नहीं छोड़ा, कभी गलत समझ लो। एंड इस वाले केस में केस 2 में आर इधर है तो उसका राइट पड़ेगा इधर की साइड पे। ठीक है, मेरा एरो देखो ध्यान से, ऐसे राइट पड़ेगा, तो 2 छोड़ करके इधर हो गया आर, सॉरी एस, आर नहीं एस, एक सेकंड रब करके लिख देती हूँ मैं, खिचड़ी सी पक गई। ये हो गया एस। ठीक है, अब कहता है पी एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स। ओके, पी टी इमीडिएट नेबर्स मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन खाली होनी चाहिए। केस 1 में देखो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव खाली है और एक है वी और एस के बीच वाली, तो वी और एस के बीच की जगह तो ले नहीं सकती, कॉन्जिक्यूटिव लेनी है मुझे, तो कॉन्जिक्यूटिव में से इनमें से कोई एक टी होगा, कोई एक टी, टी पी। ठीक है, तो ये जो बची जगह पे बचा बंदा कौन बच गया हमारे पास, क्यू। फिक्स हो गया, बंदे बैठ गए, टी पी पी टी में से भी करते हैं। इन केस 2 ये 2 कॉन्जिक्यूटिव जगह खाली है हमारे पास, तो पी टी टी पी, यहाँ पर एस और वी के इधर साइड बीच में जगह खाली है, इधर हो गया क्यू। यहाँ तक तो क्लियर है सबको, कोई इशू नहीं है। अब कहता है द एजेस ऑफ बोथ पी एंड टी आर इवन नंबर। ओके, पी की भी एज इवन नंबर है, टी की भी एज इवन नंबर है। हमारे पास जितने भी 6 नंबर्स दे रखे हैं उनमें से इवन तो 16 एंड 18 ही है, तो 16 और 18 तो पी टी आपस में बांट लेंगे। पी कहता है अगर मेरे पास 16 हुआ तो 18 तू ले लेना टी, और अगर 18 हुआ तो तुम 16 ले लेना। ठीक है, तो पी टी आपस में 16 एंड 18 डिवाइड कर लेंगे, तो आर एस के पास तो 16 18 का चांस ही नहीं बचा, आर एस के पास तो पक्का से 25 27 ही बचे। ठीक है, क्योंकि पी टी ने डिवाइड कर लिया 16 एंड 18, तो आर के पास हो गया 25, एस के पास हो गया 27, सिमिलरली द 25 एंड 27। आई होप दिस इज क्लियर। अभी पी टी का आगे देखते हैं कि क्या होगा। द एज ऑफ क्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ओके, पहले मल्टीपल ऑफ 5 देख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 5 2 ही नंबर है, 15 एंड 25, बट 25 में ऑलरेडी आर को असाइन कर चुकी हूँ, तो क्यू के पास हो जाएगी 15। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा डन। बट आगे कहता है एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। एंड क्यू के बारे में कह रहा है कि क्यू जो है वो पी के सेकंड लेफ्ट में है। सेकंड मतलब बीच में एक बंदे का गैप होना चाहिए लेफ्ट साइड पर। ठीक है जी, तो क्यू इधर बैठा है। केस 1 में क्यू अगर वी और एस के इधर साइड बीच में बैठा है तो एक बंदे का गैप करके पी को बिठाना है। अगर मैं इधर साइड जाऊंगी तो इधर तो 2 बंदों का गैप हो जाएगा, तो इधर की साइड जाते हैं एक बंदे का गैप, तो ये पी हो गया एंड ये टी हो गया। क्लियर हुआ। अब P के लेफ्ट साइड में है, तो P के लेफ्ट करने के लिए P का फेस सेंटर की तरफ करना पड़ेगा। P का फेस सेंटर की तरफ होगा तभी तो P का ये लेफ्ट, जब आपका फेस ऐसे है तो ये राइट पड़ रहा है एंड ये लेफ्ट पड़ रहा है। आपको समझ आ रही है, आपका फेस ऐसे है, आप साउथ वर्ड्स देख रहे हो तो साउथ वर्ड्स में ये राइट होता है एंड ये लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे Q आ गया। इन केस 2 Q और P के बीच में 1 का गैप, Q से इधर की साइड 2 का गैप होगा, तो ये P नहीं हो सकता,
ये वाला बंदा पी हो जाएगा। समझ आ रही बात? ये इस समय पे मेरा कर्सर आपको दिख रहा है ना, क्यू से अगर मैं ऐसे चलूँगी, इधर की साइड पे आएंगे हम, एरो देख लो, कर्सर नहीं भी दिख रहा है तो आपको एरो से, तो इधर P 2 का गैप पर होगा, तो इधर एक के गैप पर होगा। इन सेकंड के लिए मुझे एक ही का गैप चाहिए, तो ये P हो गया और ये T हो गया। अब इस केस में लेफ्ट करने के लिए Q का फेस P का फेस आउटसाइड करना पड़ेगा। केस 2 में P का फेस बाहर की तरफ करूंगी, तभी तो लेफ्ट इधर पड़ेगा एंड राइट इधर पड़ेगा। ठीक है। द पर्सन हुज एज आर परफेक्ट स्क्वायर आर इमीडिएट नेबर्स। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर है हमारे पास? 16 एंड 25। 16 एंड 25 दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो ये दोनों नेबर्स हैं। अब R तो मुझे पता है कि पक्का से 25 है ही है, तो इसके साथ में 16 आना चाहिए, और 16 जो है वो या तो P के पास जाएगा या T के पास जाएगा। अब R के पास P T में से कौन है पास में? केस 1 में R के पास T बैठा है, तो ये हमारा 16 हो गया एंड P हमारा 18 हो गया। अगर T हमारा 16 हो तो P 18 ही होगा। सिमिलरली केस 2 में भी R के पास में T बैठा है, तो T हमारा T4 टेलीविज़न, ठीक है, तो T हमारा 16 हो गया एंड P फॉर पंजाब, ये हमारा 18 हो गया। फाइन, तो हमारे पास 6 बंदों में से 5 बंदों की एज हो गई, तो छठे बंदे की एज बचा नंबर क्या है हमारे पास? 21। सबका हो गया, तो V की एज हो गई 21, राइट। तो अब सारे बंदे तो बैठ गए। अब आप कहोगे कि भैया ये केस कैसे एलिमिनेट करेंगे हम? दोनों केस बन रहे हैं, केस हमारा एलिमिनेट होगा लास्ट लाइन से। लास्ट लाइन कहती है T and Q फेसेस ईच अदर। फेसेस ईच अदर का मतलब है दोनों आमने सामने फेस कर रहे हैं। T Q को देख पा रहा है, Q T को, तो वो तो तभी पॉसिबल है जब दोनों सेंटर की तरफ फेस करेंगे, राइट। तो केस 1 में T का फेस भी सेंटर की तरफ कर दो, Q का फेस भी सेंटर की तरफ। सिमिलरली केस 2 में भी T Q का फेस सेंटर की तरफ कर दो। अब केस कहाँ एलिमिनेट करा हमने? कौन सी बात पर एलिमिनेट होगा? स्टार्टिंग में याद हो तो हमने पढ़ा था 3 ऑफ देम फेसेस द सेंटर वाइल द रेस्ट 3 फेस आउटसाइड द सेंटर। तो 3 का फेस सेंटर की तरफ होना चाहिए, 3 का फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। इस लाइन से हमारा केस एलिमिनेट हो जाएगा। केस 1 में देखो T, P, Q एंड V, इन 4 लोगों का फेस सेंटर की तरफ हो गया, 2 का फेस अवे फ्रॉम द सेंटर हो सकता है मैक्सिमम फिर तो यानी ये केस गलत हो गया। पूरा बनाने के बाद हमारा इस लाइन पर गलत हुआ है, ठीक है। एंड केस 2 में हमारा Q, R, T इन 3 का फेस सेंटर की तरफ है, P, V का अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो S का मैं अवे फ्रॉम द सेंटर करूंगी टू सैटिस्फाई दिस कंडीशन, ठीक है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी 3 का ही है, चौथे का तो मेरे हाथ में है, S का करना तो मेरे हाथ में है, ठीक है। बट केस 1 में ऑलरेडी 4 लोगों का टुवर्ड्स द सेंटर हो चुका था, तो फिर वो केस तो एलिमिनेट करना ही पड़ता। तो केस 2 वुड बी माई करेक्ट अरेंजमेंट। आई होप ये पजल आपको समझ आई है। सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, सर्कल में बैठे हैं, अरेंजमेंट है, ठीक है। अब उसमें सेंटर की तरफ अवे फ्रॉम द सेंटर एजेस भी दे दी, तो इट इज़ लाइक बहुत मुश्किल पजल नहीं है, बट बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही केक वॉक है जो बिल्कुल बेस लेवल आती है, वो भी नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें गड़बड़ जो हो सकती है वो टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, राइट, लेफ्ट एंड लास्ट की लाइन में आप ये भूल जाओ कि 3 का सेंटर की तरफ करना है एंड 3 का अवे फ्रॉम द सेंटर, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। जब उस टाइम पे प्रेशर होता है ना, आपको समझ नहीं आता कि यार ये कौन सा वाला केस कहाँ मैंने गलत कर दिया, केस बन क्यों नहीं रहा है, एलिमिनेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट स्टार्टिंग की लाइन ही भूल गए हो कि 3 का वे फ्रॉम द सेंटर, 3 का टुवर्ड्स द सेंटर करना है, इस बेस पर केस एलिमिनेट करना था आपने, ठीक है। तो नॉट अ डिफिकल्ट पजल। टाइमर लगा करके एज यूजुअल जो हमारा रिचुअल है वो फॉलो किया ना, टाइमर से या वीडियो को पॉज करके आप करो एंड देन सीधी सोल्यूशन कि कितनी फास्ट हम कर पा रहे हैं। तो कितनी देर में होनी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा आपने, अभी तक नहीं लिखा है तो लिख दीजिए कि यह कितनी देर की पजल थी। एज पर मी अगेन आपको 3 से 4 मिनट में पजल कर लेनी चाहिए, इंक्लूडिंग आंसरिंग द क्वेश्चन। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैडम कैसी बातें कर रहे हो, 3-4 मिनट में कैसे कर लेंगे हम ये पजल। बट यार अगर 3-4 मिनट में आप नहीं करोगे बच्चे, तो पेपर में कैसे फास्ट सॉल्व कर पाओगे। आई मीन अगर मैं स्नैप वगैरह के एग्ज़ाम, CMAT के एग्ज़ाम की बात करूँ तो भी आपको फास्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम की बात करूँ तो 20 मिनट का ही सेक्शन होता है, जिसमें आपको अब तो PO के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चंस कर दिए हैं, रीजनिंग सेक्शन में इंग्लिश के 40 कर दिए, बट क्लर्क में अभी भी 35 क्वेश्चंस ही हैं। तो 35 क्वेश्चंस 20 मिनट में कैसे करोगे? स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना, तभी पॉसिबल है, राइट। अगर आपको हमारा वीडियो एंड पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो एंड शेयर आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स
एंड बताओ कि भाई यहाँ पर भी पजल्स की प्रैक्टिस कराते हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, एंड मोटिवेट अस कि हम ऐसे ही पजल्स एंड ऐसी ही और सारी चीज़ें आपको समझाते रहें, ठीक है। अभी फटाफट से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। यार आई नो मुझे ना ये सब चीज़ें बोलना अजीब लगता है, जेन्युइनली बता रही हूँ कि बार बार सब्सक्राइब करो एंड ऑल। आपको अच्छा लगेगा तो आप करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो आप नहीं करोगे, देख करके चले जाओगे। बट बोल देते हैं, कभी कभी लगता है कि यार बोल कर शायद सामने वाला कर देगा, तो प्लीज़ कर दो थोड़ा तो सब्सक्राइब वगैरह ना, थोड़ा तो मोटिवेट करो। ओके, इससे रिलेटेड 3 ही क्वेश्चंस आए थे पेपर में, जो एक्चुअल पेपर में आए थे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी। ओके, टी के सेकंड राइट में कौन बैठा है? टी बैठा है हमारा इधर साइड पे, राइट पड़ेगा इस साइड पे, ठीक है। एंड सेकंड मतलब एक छोड़ करके, तो एक छोड़ करके राइट साइड में एस बैठा है, तो एस वुड बी माई करेक्ट आंसर। ओके, एस तो दिया नहीं हुआ, बट इसकी एज दी हुई है 27, द वन हुज एज इज 27 ईयर्स, तो सी ऑप्शन वुड बी माई करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। सी ऑप्शन। व्हाट इज द एज ऑफ आर की एज 25 ईयर्स आई थी, तभी तो इसकी एज 27 आई थी। हु अमंग द फॉलोइंग इज 21 ईयर्स ओल्ड। 21 का कौन था? लास्ट में जो बंदा बच गया था, वी। ओके, वी तो दे नहीं रखा, ओके, वी नहीं दे रखा, तो क्या कह रहा है? आर के इमीडिएट लेफ्ट वाला बंदा, द वन हु फेसेस आर, नो, द वन हु आर के तो लेफ्ट में है ना, एस, नो, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आर के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है वी, ठीक है। तो इधर बी और सी वाला ऑप्शन भी गलत है। बहुत से लोग क्या, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली ऐसे लगता है कि इधर बी सी दे रखा है, इधर वाला या बोथ वाला ऑप्शन होता है, जनरली वो आंसर होता है, ठीक है। एंड नन ऑफ दीज भी कई बार आंसर होते हैं, तो बहुत से लोगों को लगता है यार नन ऑफ दीज तो कैसे हो सकता है, तो इसलिए वो कभी नन ऑफ दीज कंसिडर ही नहीं करते। तो ये भी मत करना, नन ऑफ दीज भी बहुत बार आंसर दे देता है ट्रिक क्वेश्चन में, ठीक है। तो ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ के मार्क कीजिए, एंड ऑल द 3 क्वेश्चंस वर इजी, नॉट सो डिफिकल्ट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, एंड अगर आप जेन्युइनली एनरोल करना चाहते हैं हमारे बैचेस में, MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या फिर बैंकिंग एंड SSC की भी तैयारी करना चाहते हैं, बी इट CGL, CHSL, क्लर्क, PO, कैट, जैट, CMAT, स्नैप, SRCC, NMAT वगैरह इनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू लेट अस नो, कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर, वी वुड वेरी हैप्पी टू हेल्प। चलिए बाय बाय, टेक केयर।